तो हे एवरीवन, आप लोग का बहुत-बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट में। तो गाइस, आप लोगों के लिए मैं रेलवे ग्रुप डी का प्रीवियस ईयर सेट लेकर आई हूँ गाइस, जो आप सभी स्टूडेंट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आप सभी से यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा एंड कोशिश करिएगा नोट बनाने का, क्योंकि गाइस नोट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो आप सभी से यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ नोट बनाइए एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है रिवीजन करिए। जितना ज़्यादा आप रिवीजन करेंगे आपकी चीज़ उतना ही ज़्यादा क्लियर आउट रहेगी। तो नोट बनाइए एंड रिवीजन करिए। तो गाइस, मैं आपको बता दूं कि आपका जो रेलवे ग्रुप डी का प्रीवियस ईयर सेट जो चल रहा है, वो आज का हमारा सेट 4 चल रहा है, यानी कि ग्रुप डी का आज का सेट 4 चलेगा। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये जो है आपका सेट 4 चलेगा। तो चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। और आज का हमारा पहला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 हमसे कह रहा है इसकी हिंदू विवाह अधिनियम डैश में अधिनियमित किया गया था। तो आपको बताना है कि हिंदू विवाह अधिनियम जो है ये कब अधिनियमित किया गया था। तो आपके ऑप्शन है 1856 में, ऑप्शन बी 1956 में, ऑप्शन सी 1955 में, या ऑप्शन डी 2006 में। चलिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। हिंदू विवाह अधिनियम जो है ये कब अधिनियमित किया गया था? 1955 में किया गया था हिंदू विवाह अधिनियम, ये आपको ध्यान रखना है। और याद रखिएगा 1955 में जो है एक और अधिनियम जो है ये अधिनियमित किया गया था। तो अगर हम बात करें कि 1955 में एक और अधिनियम कौन सा था गाइस, तो याद रखिएगा 1955 में जो है नागरिकता संशोधन अधिनियम जो है ये कब किया गया था, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो अगर हम बात करते हैं वैसे, ये आपको ध्यान रखना है। अगर हम बात करते हैं ये आपको ध्यान रखना है कि नागरिकता, ठीक है, ये पूछा जाता है, आपको ध्यान रखना है 1955 में ही आपका जो है हिंदू विवाह अधिनियम किया गया था। लेकिन अगर हम बात करते हैं इसकी, आपको ध्यान रखना है कि नागरिकता संशोधन अधिनियम जो है, नागरिकता संशोधन अधिनियम जो है ये कब किया गया था गाइस, ये आपको ध्यान रखना है। नागरिकता संशोधन अधिनियम जो है गाइस, याद रखिएगा नागरिकता संशोधन अधिनियम जो है ये भी 1955 में जो है अधिनियमित किया गया था। ये भी आपको ध्यान रखना है। कब किया गया था? 1955 में, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो चलिए उसके बाद जो है नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, तो सबसे पहले हम बात करते हैं 1856, ठीक है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर हम 1856 की बात करेंगे तो ये आप देखिएगा हिंदू विधवा पुनर्विवाह, ठीक है। तो ये याद रखिएगा हिंदू विवाह जो है ये 1955 में। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि हिंदू जो है, याद रखिएगा हिंदू विधवा पुनर्विवाह, ठीक है, ये हिंदू विधवा पुनर्विवाह है, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। अगर हम बात करें कि हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम जो है ये कब अधिनियमित किया गया था, तो यह देखिएगा हिंदू विधवा, ठीक है, आपको ध्यान रखना है हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम, ठीक है, आपको ध्यान रखना है हिंदू विधवा जो है आपको ध्यान रखना है हिंदू विधवा पुनर्विवाह जो है ये आपको ध्यान रखना है हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम जो है, याद रखिएगा ये कब अधिनियमित किया गया था गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है ये किया गया था 1856 में हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं इसे कब अधिनियमित किया गया था, तो 1856 में, यानी 1856 में। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं 1956 में जो है कौन सी अधिनियम को अधिनियमित किया गया था, तो याद रखिएगा 1956 की अगर हम बात करें हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम जो है ये कब किया गया था गाइस, याद रखिएगा हिंदू जो है, याद रखिएगा हिंदू उत्तराधिकार, ठीक है, आपको ध्यान रखना है हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम जो है, याद रखिएगा हिंदू उत्तराधिकार जो है गाइस, याद रखिएगा हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम जो है ये कब आया था, तो याद रखिएगा हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम जो है, याद रखिएगा ये कब आया था, तो ये आया था आपका 1956 में आया था। ये आपको ध्यान रखना है। ये जितने भी अधिनियम बता रही हूँ सब सारे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। आप प्रीवियस ईयर सेट उठा के देख लीजिए ये कितना बार ये सारे प्रश्न पूछे गए हैं, तो ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो लिखवा रही हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसे लिखिए और नोट करते चलिए और याद करते हुए चलेगा। उसके बाद अगर हम बात करते हैं 2006 में जो है ये कौन सा हुआ था, तो याद रखिएगा बाल विवाह पर जो है, याद रखिएगा बाल विवाह पर निषेध अधिनियम जो है ये कब आया था, तो ये आपको ध्यान रखना है। अगर हम बात करते हैं कि जो है आपका 2006 में जो है ये आपको ध्यान रखना है कि बाल विवाह पर निषेध अधिनियम जो है ये आपको ध्यान रखना है। अगर हम बात करते हैं बाल विवाह निषेध अधिनियम जो है ये कब हुआ था, तो याद रखिएगा बाल विवाह निषेध अधिनियम जो है ये आपको ध्यान रखना है। बाल विवाह निषेध अधिनियम जो है ये कब हुआ था, इससे आपको ध्यान रखना है। बाल विवाह निषेध अधिनियम जो है, याद रखिएगा ये 2006 में, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये कब आया था? 2006 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है। इस क्वेश्चन नंबर 2 हमसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है। तो आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु है जो स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है। तो आपके ऑप्शन है सोडियम, ऑप्शन बी पोटेशियम, ऑप्शन सी प्लेटिनम, या ऑप्शन डी एल्युमिनियम। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। प्लेटिनम धातु जो है, याद रखिएगा ये स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है। और अगर हम बात करते हैं कि कौन कौन सी धातु है, अगर हम बात करें कि कौन कौन सी धातु है जो
स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है। तो सबसे पहले जो है ये आपका कौन-सा हो गया? तो जिसमें आपको याद रखना है गाइस कि ये आपका जो है सबसे पहले आपको अगर हम बात करें तो प्लैटिनम जो कि आपको जो है याद रखना है ये आपकी जो है स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो सोना, सोना भी जो है ये आपके स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं गाइस तो ये आपको ध्यान रखना है चाँदी, चाँदी भी आपकी स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो ये आपको ध्यान रखना है तांबा, तांबा भी जो है ये भी आपकी स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है, आपको ध्यान रखना। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो आपका बिस्मिथ, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो ये आप ध्यान रखिएगा आपका जो है बिस्मुथ जो है याद रखिएगा ये भी आपकी स्वतंत्र अवस्था में पाई जाने वाली धातु है। अगर हम सबके जो है कि देखिएगा अगर हम सबके सिंबल की अगर हम बात करें यानी कि इसका रासायनिक प्रतीक क्या है तो प्लेटिनम का रासायनिक प्रतीक है जिसे हम पीटी से डिनोट करते हैं, आपको ध्यान रखना है। इसका रासायनिक प्रतीक है। सोना का रासायनिक प्रतीक क्या है इससे आपको ध्यान रखना है। सोना का जो है ये आपका एयू जो है ये सोना का रासायनिक प्रतीक है, आपको ध्यान रखना है। एयू जो है ये आपको ध्यान रखना है। एयू जो है ये आपको ध्यान रखना है सोना का रासायनिक प्रतीक है। उसके अलावा अगर हम बात करते गए इससे आपको ध्यान रखना है एजी, एजी जो है ये आपकी चांदी का रासायनिक प्रतीक है। तांबा का जो है आप सभी जानते होंगे, बहुत लोग जानते होंगे। कॉपर, कॉपर जो है याद रखिएगा ये तांबा का है, ये आपको ध्यान रखना है कॉपर। और बिस्मिथ का जो है ये क्या है इससे याद रखिएगा बीआई, ठीक है, आपको ध्यान रखना है ये क्या है तो इसका जो है बीआई है ये आपको ध्यान रखना है। तो ये सारे स्वतंत्र अवस्था में पाए जाते हैं। और याद रखिएगा ये सारे जो है ये स्वतंत्र अवस्था में क्यों पाए जाते हैं तो याद रखिएगा कम अपने जो है याद रखिएगा यहाँ पे आप लिख लीजिएगा अपने कम अभिक्रियाशील के लिए जो है याद रखिएगा ये आपको क्या लिखना है तो याद रखिएगा ये याद रखिएगा तो ये आपको ध्यान रहेगा, ठीक है। तो अगर हम बात करें अपने कम अभिक्रियाशील के कारण जो है याद रखिएगा अपने कम अभिक्रियाशील के कारण जो है याद रखिएगा स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है, आपको ध्यान रखना है अपने कम अभिक्रियाशील, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। ये आपको ध्यान रखना है कि ये जितनी भी धातु याद रखिएगा ये जो है स्वतंत्र अवस्था में क्यों पाई जाती है तो याद रखिएगा अपने कम अभिक्रियाशील के कारण जो है याद रखिएगा अपने कम अभिक्रियाशील के कारण जो है याद रखिएगा ये जो है कारण जो है याद रखिएगा स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है। अपने कम अभिक्रियाशील के कारण जो है याद रखिएगा ये किसमें पाई जाती है तो स्वतंत्र अवस्था में जो है ये सारी धातु जो है स्वतंत्र अवस्था में जो है पाई जाती है, ये आपको याद रखना है। और जब मैं ये बता दी तो आप याद रखिएगा कि कौन कौन से धातु की जो है ये कम अभिक्रियाशील है, वो जितने भी धातु हैं वो जो है स्वतंत्र अवस्था में पाए जाते हैं, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एल्कीन का सामान्य सूत्र है। तो आपको बताना है कि कौन सा है जो कि एल्कीन का जो है आपका सामान्य सूत्र है। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए CnH2n+2, ऑप्शन बी CnH2n-2, ऑप्शन सी CnH2n या ऑप्शन डी CnH2nO। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका जो है CnH2n जो है एल्कीन का सामान्य सूत्र जो है ये क्या होता है CnH2n जो है ये एल्कीन का सामान्य सूत्र है, ये आपको ध्यान रखना। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो आपको ध्यान रखना है। अगर हम बात करते हैं इसकी आपको ध्यान रखना है CnH2n और +2 जो है तो देखिएगा ये किसका है तो ये आपको ध्यान रखना है ये आपके जो है एल्केन का, ठीक है, आपको ध्यान रखना है ये किसका है इससे आपको ध्यान रखना है ये आपके एल्केन का सामान्य सूत्र है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद अगर हम बात करें जो आपका जो है CnH2n-2 जो है याद रखिएगा ये किसका है तो याद रखिएगा ये जो है आपके एल्काइंस का है, ये आपको ध्यान रखना है ये किसका सामान्य सूत्र है तो ये आपको ध्यान रखना है ये तो है आपके एल्केन का। उसके बाद अगर हम बात करें तो ये जो है ये आपके किसका है तो आपको ध्यान रखना है ये है आपके एल्काइंस का सामान्य सूत्र जो है ये क्या होता है तो आपको ध्यान रखना है एल्काइंस का सामान्य सूत्र जो होता है ये होता है आपका जो है CnH2n-2 जो है ये एल्काइंस का सामान्य सूत्र है, ये आपको ध्यान रखना है। और उसके बाद अगर हम बात करते हैं आपका जो है CnH2n और CnH2nO जो है ये आपको ध्यान रखना है ये किसका है तो याद रखिएगा CnH2nO जो है ये आपका किसका है एल्डिहाइड का, ठीक है, आपको ध्यान रखना है ये किसका गैस तो ये आपको ध्यान रखना है ये जो है आपके एल्डिहाइड का जो है सामान्य सूत्र क्या होता है तो ये आपको ध्यान रखना है CnH2nO जो है ये आपके जो है एल्डिहाइड और किसका गैस तो याद रखिएगा एल्डिहाइड और कीटोन का सामान्य सूत्र है, ये आपको ध्यान रखना है ये किसका है तो एल्डिहाइड और कीटोन का सामान्य सूत्र क्या है तो ये आपको ध्यान रखना है एल्डिहाइड और कीटोन का सामान्य सूत्र जो है ये आपका जो है ये क्या है CnH2nO।
उसके बाद गाइस यहाँ पे जो है एक पॉइंट आपको देख के लिखना है कि हाइड्रोकार्बन को जो है ये आपको ध्यान रखना है। अगर हम बात करते हैं कि हाइड्रोकार्बन को जो है ये कितने भागों में जो है ये आपको ध्यान रखना है। हाइड्रोकार्बन को जो है ये आपको ध्यान रखना है कितने भागों में जो है वर्गीकृत किया गया है ये आपको ध्यान रखना है। तो अगर हम बात करते हैं ये आपको ध्यान रखना है कि हाइड्रोकार्बन को जो है आपको ध्यान रखना है, हाइड्रोकार्बन को जो है ये आपको ध्यान रखना है, हाइड्रोकार्बन को कितने भागों में जो है ये आपको ध्यान रखना है, हाइड्रोकार्बन को जो है ये आपको ध्यान रखना है कितने भागों में जो है ये आपको ध्यान रखना है। हाइड्रोकार्बन को जो है कितने भागों में जो है ये किया गया है, तो ये आपको ध्यान रखना है। हाइड्रोकार्बन को जो है कितने लिखे नहीं लिखे, यहाँ पे लिख लीजिएगा। हाइड्रोकार्बन को जो है आपको ध्यान रखना है 3 भागों में जो है विभाजित किया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। हाइड्रोकार्बन को जो है 3 भागों में जो है ये आपको ध्यान रखना है। हाइड्रोकार्बन को जो है कितने भागों में विभाजित किया गया, तो ये आपको ध्यान रखना है। हाइड्रोकार्बन को जो है 3 भागों में विभाजित विभाजित किया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। तो अगर हम बात करें कि वो 3 भाग कौन-कौन से हैं हाइड्रोकार्बन के, तो सबसे पहले याद रखिएगा हाइड्रोकार्बन के जो है 3 भाग कौन-कौन से हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो पहला आपको याद रखना है, जो कि वो कौन सा है, तो याद रखिएगा पहला जो है ये आपका एल्केन है, ये आपको ध्यान रखना है। पहला जो है ये कौन सा है गाइस, ये आपको ध्यान रखना है। पहला जो है ये आपको ध्यान रखना है, पहला जो है ये आपका एल्केन है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद अगर हम बात करें दूसरा जो है, दूसरा जो है ये कौन सा है गाइस, ये आपको ध्यान रखना है। दूसरा जो है ये आपका एल्कीन है, ये आपको ध्यान रखना है। दूसरा जो है ये आपको कौन सा है, तो ये आपको ध्यान रखना है। दूसरा जो है ये आपका एल्कीन है। और तीसरा अगर हम बात करें, तीसरा जो है ये आपका कौन सा है गाइस, तो याद रखिएगा तीसरा जो है ये आपका एल्काइन है। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। तीसरा जो है ये आपको कौन सा है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तीसरा जो है ये आपका एल्काइन है। तो याद रखिएगा हाइड्रोकार्बन को किस में विभाजित किया गया, 3 भागों में, एल्केन, एल्कीन और एल्काइन। अगर इन सारे के फॉर्मूले की बात करें गाइस, तो आपको ध्यान रखना है एल्केन की जो फॉर्मूला होता है ये क्या होता है, तो एल्केन का जो फॉर्मूला होता है ये आपको ध्यान रखना है सी एन, ये आपको ध्यान रखना है। एल्केन का जो फॉर्मूला होता है ये क्या होता है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। एल्केन का जो फॉर्मूला होता है ये आपको ध्यान रखना है सी एन एच टू एन, जो है याद रखिएगा सी एन एच टू एन प्लस टू, जो है याद रखिएगा सी एन एच टू एन प्लस टू, जो है ये एल्केन का फॉर्मूला है। उसके बाद अगर हम एल्कीन की बात करें गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है एल्कीन की जो होती है ये सी एन एच टू एन, जो है ये एल्कीन की है, ये आपको ध्यान रखना है। सी एन, ये आपको ध्यान रखना है। सी एन एच टू एन, जो है ये आपको ध्यान रखना है, ये आपके एल्केन की है। और अगर हम एल्काइन की बात करें guys, तो ये आपको ध्यान रखना है सी एन एच टू एन माइनस टू। ठीक है, आपको ध्यान रखना है इसका फॉर्मूला क्या होता है, सी एन एच टू एन, जो है ये आपको ध्यान रखना है सी एन एच टू एन, आपको ध्यान रखना है सी एन एच टू एन माइनस टू, जो है ये एल्काइन का फॉर्मूला है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 4 हमसे कह रहा है कि विधान परिषद की सदस्य संख्या कम से कम कितनी होनी चाहिए। तो आपको बताना है विधान परिषद की सदस्य की संख्या जो है ये कम से कम कितनी होनी चाहिए। तो आपके ऑप्शन ऑप्शन ए 40, ऑप्शन बी 60, ऑप्शन सी 30 या ऑप्शन डी 50। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। विधान परिषद की जो है ये कम से कम जो सदस्य की संख्या ये कितनी होनी चाहिए, 40 होनी चाहिए, याद रखिएगा। और याद रखिएगा कि जो है कम से कम 40 होना चाहिए, लेकिन जो है विधानसभा के कुल सदस्य के 1/3 भाग से ज्यादा नहीं हो सकता है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं कि विधान परिषद की जो है सदस्य की संख्या की अगर हम बात करें, तो ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे जो है आप ये लिख लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे जो है आपको क्या याद रखना है guys, तो याद रखिएगा विधानसभा के कम से कम 40 होना चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है। लेकिन इसमें एक पॉइंट और याद रखिएगा कि विधानसभा के जो है याद रखिएगा कुल संख्या के जो है याद रखिएगा विधानसभा के कुल सदस्य संख्या। ठीक है, आपको ध्यान रखना है विधानसभा विधानसभा के जो है कुल सदस्य संख्या। ठीक है, आपको ध्यान रखना है विधानसभा के कुल जो है सदस्य की संख्या से कितना होना चाहिए। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया और बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं। तो याद रखिएगा विधानसभा के कुल सदस्य संख्या से जो है कितना होना चाहिए, जो है विधान परिषद के सदस्य की संख्या। तो याद रखिएगा विधानसभा के कुल सदस्य संख्या जो है याद रखिएगा कुल सदस्य संख्या के जो है आपको ध्यान रखना है कुल सदस्य संख्या कुल सदस्य संख्या के जो है याद रखिएगा कुल सदस्य संख्या के 1/3 भाग से जो है आपको ध्यान रखना है 1/3 भाग से जो है ज्यादा नहीं होना चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है 1/3 भाग से जो है ये आपको ध्यान रखना है कुल सदस्य संख्या के 1/3 भाग से जो है ये आपको ध्यान रखना है 1/3 भाग से ज्यादा नहीं होना चाहिए, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, 1/3 भाग से जो है आपको ध्यान रखना चाहिए 1/3 भाग से जो है ये ज्यादा नहीं होना चाहिए। ये पॉइंट आप याद रखिएगा, ये बहुत बार स्टेटमेंट करके ये प्रश्न पूछा जाता है।
तो याद रखिएगा, यानी ये स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन रहता है, तो इसमें बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं। याद रखिएगा, विधान परिषद की सदस्य संख्या जो है ये कम से कम 40 होना चाहिए, लेकिन आपको ये भी ध्यान रखना है इसके साथ साथ कि विधानसभा की कुल सदस्य संख्या के 1/3 भाग से जो है याद रखिएगा ज्यादा नहीं होना चाहिए, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ज्यादा नहीं होना चाहिए, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे मैं बहुत क्लियरली लिख ली हूँ, जैसे हो सके तो नोट कर लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि विधान परिषद की, अगर हम बात करें कि ये जो है आपका किस आर्टिकल में, तो ये आपको ध्यान रखना। अगर हम विधान परिषद की बात करेंगे तो ये आपको ध्यान रखना है, इसका जो है याद रखिएगा कितने में है, तो याद रखिएगा अनुच्छेद आपका जो है किस में है, 169 में जो है विधान परिषद के गठन का प्रावधान है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अनुच्छेद 169 ये आपको ध्यान रखना है। अब हम यहाँ पे जो है आपको बात करेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि आपको याद रखना है, बहुत बार पूछा जाता है कि कितने राज्यों में विधान परिषद है, तो आपको ये याद रखना है, यहाँ पे जो है आपको लिखना है, जो है क्या लिखना है, तो लिखिएगा गाइस कि आपको ध्यान रखना है कि 6 राज्यों में जो है आपको ध्यान रखना है, ये आपको ध्यान रखना है कि 6 राज्यों में जो है ये विधान परिषद है, ये आपको ध्यान रखना है। 6 राज्यों में जो है आपकी विधान परिषद है। बहुत बार पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा, किस राज्य में विधान परिषद है और किस राज्य में विधान परिषद नहीं है, तो इस टाइप के प्रश्न बहुत रहते हैं। तो 6 राज्यों में जो है ये आपको ध्यान रखना है, 6 राज्यों में जो है ये आपको ध्यान रखना है कि विधान परिषद है, ये आपको ध्यान रखना है। 6 राज्यों में जो है विधान परिषद है, ये आपको ध्यान रखना है। अगर हम बात करें वो 6 राज्य कौन कौन सा है जहाँ विधान परिषद है, तो पहला बात करते गए कर्नाटक में जो है ये आपका विधान परिषद है, ये आपको ध्यान रखना है। पहला जो है ये आपका कहाँ है, तो ये आपको ध्यान रखना है कर्नाटक हो गया। उसके बाद अगर हम दूसरा बात करें, दूसरा जो है ये आपका कहाँ हो गया गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। दूसरा जो है ये आपका उत्तर प्रदेश में जो है आपकी विधान परिषद है, ये आपको ध्यान रखना है। उत्तर प्रदेश हो गया। उसके बाद अगर हम तीसरा बात करें, तीसरा जो है ये आपका कौन सा हो गया गाइस, तो तीसरा जो है ये आपका महाराष्ट्र हो गया, ये आपको ध्यान रखना है। तीसरा जो है ये आपका कौन सा हो गया, महाराष्ट्र हो गया। उसके बाद अगर हम चौथा की बात करें गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है, चौथा जो है ये आपको कौन सा हो गया, तेलंगाना हो गया, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद पांचवा की अगर हम बात करें, तो पांचवा जो है ये आपका आंध्र प्रदेश हो गया। पांचवा जो है ये आपका कौन सा हो गया गाइस, तो याद रखिएगा पांचवा जो है ये आपका आंध्र प्रदेश हो गया। और छठा जो है ये आपका कौन सा हो गया, छठा जो है ये आपका बिहार हो गया। तो टोटल जो है ये 6 राज्यों में जो है याद रखिएगा, टोटल जो है ये आपके 6 राज्यों में जो है विधान परिषद है। यहाँ पे मैंने नंबरिंग कर दिए ताकि आपको जो है याद रहेगा। ठीक है, तो मैं अलग इससे नंबरिंग कर देती हूँ। पहला याद रखिएगा कर्नाटक, दूसरा आपको याद रखना है गाइस कौन सा हो गया, उत्तर प्रदेश। उसके बाद अगर हम तीसरा बात करें आपका कौन सा हो गया, महाराष्ट्र। उसके बाद जो है चौथा अगर हम बात करें आपका तेलंगाना, पांचवा अगर बात करें तो आंध्र प्रदेश, और छठा अगर हम बात करें तो बिहार। ये 6 राज्यों में जो है आपकी विधान परिषद है, ये अभी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और याद रखिएगा विधान परिषद जो है एक अस्थाई सदन होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है, तो ये भी लिख लीजिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, लिख लीजिएगा विधान परिषद जो है ये आपकी कैसी सदन है, तो ये आपको ध्यान रखना है। विधान परिषद जो है ये आपको ध्यान रखना है, ये आपकी जो है अस्थाई सदन है, ये आपको ध्यान रखना है। विधान परिषद जो है ये आपकी कैसी सदन है, तो ये आपकी एक अस्थाई सदन है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 5 हमसे कह रहा है कि पाचन तंत्र का अध्ययन निम्नलिखित में से क्या कहलाता है। तो आपको बताना है कि पाचन तंत्र का अध्ययन जो है ये क्या कहलाता है। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी, ऑप्शन बी पल्मोनोलॉजी, ऑप्शन सी न्यूरोलॉजी, या ऑप्शन डी ऑर्थोपेडिक्स। सो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। पाचन तंत्र का जो है अध्ययन क्या कहलाता है, गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी कहलाता है। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। पाचन तंत्र का अध्ययन क्या कहलाता है, गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी जो है ये पाचन तंत्र का अध्ययन कहलाता है। अब आ जाते हैं गाइस आपके, याद रखिएगा पल्मोनोलॉजी की अगर हम बात करें, इसमें जो है ये किस चीज का अध्ययन होता है, तो याद रखिएगा पल्मोनोलॉजी में जो है ये किसका स्टक होता है, तो याद रखिएगा मस्तिष्क का अध्ययन जो है ये आपको सॉरी मस्तिष्क कहा गया, इसलिए याद रखिएगा आपके जो है लंग्स का अध्ययन जो है याद रखिएगा, यानी कि फेफड़े का अध्ययन जो है ये आपको ध्यान रखना है। अगर हम बात करें फेफड़ों का अध्ययन जो है ये आपको ध्यान रखना है। फेफड़ों को हम क्या कहते हैं गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। फेफड़ों यानी कि आपको याद रखना है गाइस कि लंग्स का, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। यानी कि फेफड़ों का अध्ययन जो है ये आपको क्या कहलाता है, तो याद रखिएगा फेफड़ों का अध्ययन जो है ये आपका जो है ये क्या कहलाता है, तो याद रखिएगा फेफड़ों का अध्ययन जो है ये आपका पल्मोनोलॉजी कहलाता है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं न्यूरोलॉजी की गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है मस्तिष्क का अध्ययन जो है ये क्या कहलाता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अगर हम बात करते हैं गाइस, ये आपको ध्यान रखना है कि मस्तिष्क का, ठीक है, आपको ध्यान रखना है मस्तिष्क, यानी कि अगर हम बात कर रहे हैं किसका गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है कि ब्रेन का अध्ययन जो है ये क्या कहलाता है, तो याद रखिएगा मस्तिष्क का
का अध्ययन जो है ये आपका जो है न्यूरोलॉजी कहलाता है। मस्तिष्क का अध्ययन जो है ये क्या कहलाता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। मस्तिष्क का अध्ययन जो है ये न्यूरोलॉजी कहलाता है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं ऑर्थोपेडिक्स की, ऑर्थोपेडिक्स की अगर हम बात करें तो ये आपको ध्यान रखना है। हड्डियों का अध्ययन जो है ये क्या कहलाता है, हड्डियों यानी कि अगर हम बात करते हैं हड्डी मतलब जो है ये आपका क्या होता है गाइस, याद रखिएगा बोन। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। बोन का अध्ययन यानी कि हड्डियों का अध्ययन जो है ये क्या कहलाता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। हड्डियों का अध्ययन जो है ऑर्थोपेडिक्स कहलाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि अष्टांग मार्ग की संकल्पना इनमें से किससे संबंधित है। तो आपको बताना है कि अष्टांग मार्ग की संकल्पना जो है ये किससे संबंधित है। तो आपके ऑप्शन ए दीपवन से, ऑप्शन बी महापरिनिर्वाण से, ऑप्शन सी धर्म चक्र परिवर्तन से, या ऑप्शन डी दिव्यावधान से। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अष्टांग मार्ग की संकल्पना जो है ये किससे संबंधित है, धर्म चक्र परिवर्तन से। तो अगर हम अष्टांग मार्ग की बात करें तो ये आपको ध्यान रखना है कि ये जो है ये किससे संबंधित है, तो याद रखिएगा ये धर्मचक्र परिवर्तन। तो याद रखिएगा ये बुद्ध से संबंधित है। ठीक है, आपको ध्यान रखना है बुद्ध से संबंधित है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अब हम बात करते हैं आपके जो है अष्टांग मार्ग की। अगर हम बात करेंगे कि अष्टांग मार्ग में जो है अष्टांग मार्ग जो है वो कौन कौन से 8 मार्ग है गाइस, ये आपको ध्यान रखना है। अगर हम अष्टांग मार्ग की बात करें तो ये आपको ध्यान रखना है कि कौन कौन से जो है 8 मार्ग है, हम इसके बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पे जो है हम एक एक करके बात करेंगे, तो ये आपको ध्यान रखना है। अष्टांग मार्ग की बात करें तो सबसे पहले जो है ये कौन सा है गाइस, तो याद रखिएगा पहला जो है ये आपको ध्यान रखना है। पहला जो है ये आपका क्या है गाइस, तो याद रखिएगा पहला जो है ये आपका सम्यक जो है दृष्टि है, यानी कि राइट जो है आपका व्यू होना चाहिए। ठीक है, आपको ध्यान रखना है, यानी कि वास्तविक स्वरूप की समझ होना चाहिए। ठीक है, तो ये अष्टांग मार्ग में 8 कौन कौन से ये आप ध्यान रखिएगा। तो सम्यक दृष्टि होना चाहिए, उसके बाद जो है दूसरा आपका कौन सा होना चाहिए, दूसरा जो है सम्यक संकल्प होना चाहिए। दूसरा जो है ये आपका क्या होना चाहिए guys? तो ये आपको ध्यान रखना है। दूसरा जो है ये आपको क्या होना चाहिए, तो याद रखिएगा दूसरा जो है आपका जो है सम्यक संकल्प होना चाहिए। आपको ध्यान रखना है सम्यक संकल्प मतलब कि ये आपको ध्यान रखना है कि विचार का लोभ या फिर जो है कोई भी हिंसा से मुक्त होना, ये सब जो है किसी चीज से मुक्त होना जो है सम्यक संकल्प, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद जो है तीसरा जो है ये आपको क्या याद रखना है guys? तो याद रखिएगा सम्यक वाक। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। तीसरा जो है ये आपको कौन सा, तो मैं अष्टांग मार्ग के बारे में बता रही हूँ, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ये जो है तीसरा जो है ये आपको क्या हुआ ये guys? तो आपको ध्यान रखना है तीसरा जो है ये आपका सम्यक वाक, यानी कि बुरे वचनों का ना बोलना, यानी कि बुरा कोई भी बात नहीं बोलना, यानी वचनों को नहीं बोलना, ये जो है आपका सम्यक वाक हुआ। उसके बाद अगर हम बात करें तो आपका क्या होगा guys? तो याद रखिएगा सम्यक कर्मांत। ठीक है, आपको ध्यान रखना है, ये जो है आपका क्या हुआ, तो ये आपको ध्यान रखना। तीसरा हो गया। अब हम चौथा की बात करेंगे। चौथा जो है ये आपका कौन सा है, तो याद रखिएगा चौथा जो है आपका सम्यक कर्मांत है, ये आपको ध्यान रखना है। चौथा जो है ये आपका कौन क्या है guys? तो ये आपको ध्यान रखना है। चौथा जो है ये आपको ध्यान रखना है, ये क्या है आपका, तो ये आपको ध्यान रखना है। चौथा जो है ये आपका सम्यक कर्मांत है। उसके बाद अगर हम बात करें पांचवा जो है ये आपका क्या है, तो याद रखिएगा पांचवा जो है ये आपको ध्यान रखना है, ये आपका क्या है, तो ये आपको ध्यान रखना है। सम्यक आजीव जो है ये आपको ध्यान रखना है। सम्यक आजीव जो है ये आपको ध्यान रखना है। सम्यक आजीव जो है ये आपका क्या है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ये आपका सम्यक आजीव मतलब याद रखिएगा सदाचार युक्त आजीविका। ठीक है, इसका मतलब होता है सदाचार युक्त। ठीक है, सम्यक आजीव। उसके अलावा अगर हम बात करें तो क्या है guys? तो याद रखिएगा इसके बाद अगर हम बात करें सम्यक आजीव हुआ, इसका जो है पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, अब जो है छठा जो है आपका कौन सा है guys? तो याद रखिएगा सम्यक व्यायाम। ठीक है, सर ये जो है ये आपका कौन सा है guys? तो ये आपको ध्यान रखना है, ये जो है आपका सम्यक व्यायाम जो है याद रखिएगा, ये जो है आपको कौन सा है guys? तो याद रखिएगा सम्यक व्यायाम हुआ। उसके अलावा अगर हम बात करें तो आपका क्या हुआ, सम्यक स्मृति, आपको ध्यान रखना है, ये जो है आपका कौन सा हुआ guys? तो आपको ध्यान रखना है, ये जो है आपका जो है सम्यक स्मृति हुआ, ये आपको ध्यान रखना है। और जो है अगर हम बात करें लास्ट आपका कौन सा है guys? तो लास्ट जो है सम्यक समाधि। तो ये जो है बुद्ध के अष्टांग मार्ग है, जो कि बहुत बार पूछे जाते हैं, तो याद रखिएगा ये बुद्ध से संबंधित है। और कौन कौन सा है ये भी आप ध्यान रखिएगा। सम्यक सम्यक जो है ये क्या है तो आपको ध्यान रखना है सम्यक समाधि। ठीक है, सम्यक समाधि ये भी आप लिख लीजिएगा। ठीक है, तो ये टोटल 8 है, आप गिन भी सकते हैं। सम्यक दृष्टि 1, सम्यक संकल्प 2, सम्यक वाक 3, सम्यक कर्म 4, सम्यक आजीव 5, सम्यक न्याय व्यायाम 6, सम्यक दृष्टि 7 और सम्यक समाधि 8।
ठीक है, ये अष्टांग मार्ग याद रखिएगा, यहाँ पे पिक्चर में भी है समय, जो आपके अष्टांग मार्ग है, जो कि है यहाँ पे जो है आपका राइट एफर्ट, राइट व्यू, राइट इंटेंशन, राइट स्पीच, राइट एक्शन, राइट लाइवलीहुड, ये सब जो है आपके जो है इसका ये है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 7 हमसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान प्रणाली भारत में नवीनतम है। तो आपको बताना है कि कौन सी चट्टान प्रणाली है जो कि भारत में नवीनतम है। तो आपके ऑप्शन ऑप्शन ए विंध्या, ऑप्शन बी कुडप्पा, ऑप्शन सी धारवाड़ या ऑप्शन डी गोंडवाना। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। गोंडवाना जो है याद रखिएगा, कौन सी चट्टान प्रणाली यहाँ पे जो है पूछ रहा है कि नवीनतम है, तो याद रखिएगा गोंडवाना जो है ये नवीनतम है, ये आपको ध्यान रखना है। अगर हम गोंडवाना की अगर हम बात करें तो ये आपको ध्यान रखना, ये जो है आपका जो है आपको याद रखना है कि ये जो है आपको याद रखिएगा इसमें जो है भारत के 98% जो है कोयला भंडार है, ये आपको ध्यान रखना है। ये आपको ध्यान रखना है कि गोंडवाना के जो है ये आपको ध्यान रखिएगा कि 98% जो है यहाँ 98% जो है ये आपको ध्यान रखना है कोयला भंडार है। ठीक है, आपको ध्यान रखना है 98% जो है ये आपको ध्यान रखना कोयला भंडार है। और यहाँ देखिएगा गोंडवाना लैंड में जो है ये आपको ध्यान रखना है सबसे ज्यादा जो है ये आपको ध्यान रखना है गोंडवाना लैंड में जो है ये आपको ध्यान रखना है सबसे ज्यादा जो है आपको यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा, किस प्रकार का कोयला। तो याद रखिएगा सबसे ज्यादा जो है ये आपको ध्यान रखना है किस प्रकार का कोयला देखने को मिलेगा। तो याद रखिएगा सबसे ज्यादा जो है ये आपको बिटुमिनस कोयला देखने को यहाँ मिलेगा। ठीक है, आपको ध्यान रखना है सबसे ज्यादा जो है आपको ध्यान रखना है बिटुमिनस कोयला यहाँ है, ये आपको ध्यान रखना है सबसे ज्यादा कौन सा कोयला है। तो ये आपको ध्यान रखना है सबसे ज्यादा जो है बिटुमिनस बिटुमिनस जो है ये कोयला पाया जाता है, आपको ध्यान रखना है सबसे ज्यादा जो है आपको ध्यान रखना है बिटुमिनस कोयला जो है आपको ध्यान रखना है बिटुमिनस कोयला जो है पाया जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करते हैं उसके बाद बात करते हैं आपका किस किस राज्य में है गैस, से आपको ध्यान रखना है किस किस राज्य में जो ये पाया जाता है, तो ये भी आप नोट कर लीजिएगा। तो अगर हम बात करते हैं किस किस राज्य में गैस, तो याद रखिएगा ये जो है आपका झारखंड, याद रखिएगा ये जो है आपका झारखंड में है। उसके अलावा अगर हम बात करें झारखंड में है, उसके अलावा अगर हम बात करें गैस, तो आपको ध्यान रखना है झारखंड के बाद जो है आपको ध्यान रखना है छत्तीसगढ़, झारखंड। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं किस किस राज्य में है, तो याद रखिएगा झारखंड, छत्तीसगढ़। उसके अलावा अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश और तेलंगाना। ठीक है, आपको ध्यान रखना है मध्य प्रदेश, है आपको ध्यान रखना है मध्य प्रदेश और जो है कहाँ है गैस, तो यह देखिएगा कौन कौन से राज्य में है, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और जो है गैस ये देखिएगा तेलंगाना में है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये जो है ये कहाँ है गैस, ये आपको ध्यान रखना है तेलंगाना में है। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं गैस, तो आपको जो है धारवाड़, धारवाड़ बहुत इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ से जो है आपको एक पॉइंट याद रखना है। तो अगर हम धारवाड़ की बात करें तो याद रखिएगा धारवाड़ में जो है ये आपको ध्यान रखना है कि इसका निर्माण जो है कैसे देखिएगा धारवाड़ क्रम का जो चट्टान है कैसे देखिएगा, इसका जो है निर्माण बहुत बार पूछा जाता है, याद रखिएगा। तो धारवाड़ का जो है इसका निर्माण जो है ये कैसे हुआ है, इससे याद रखिएगा धारवाड़ का जो निर्माण हुआ है वो आपको ध्यान रखना है आर्कियन चट्टान के निर्माण रूपांतर से हुआ है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। धारवाड़ का जो है इसका जो है निर्माण कैसे हुआ है इससे आपको ध्यान रखना है, इसका निर्माण जो हुआ है ये आपको ध्यान रखना है आर्कियन जो है आपको ध्यान रखना है आर्कियन जो है आर्कियन क्रम की चट्टान के, आपको ध्यान रखना है आर्कियन क्रम की चट्टान, ये आपको ध्यान रखना है आर्कियन क्रम की चट्टान के रूपांतर से। ठीक है, आर्कियन क्रम की चट्टान के रूपांतर से आपको ध्यान रखना है आर्कियन क्रम की चट्टान के आर्कियन क्रम की चट्टान के जो है कैसे देखिएगा किससे हुआ है, तो आर्कियन क्रम की चट्टान के जो है रूपांतरण से हुआ है, ये आपको ध्यान रखना है आर्कियन क्रम की चट्टान के रूपांतरण से हुआ है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, धारवाड़ क्रम की चट्टान का निर्माण जो है ये कैसे हुआ है ये आप याद रखिएगा। ठीक है, आर्कियन क्रम की चट्टान के रूपांतरण से हुआ है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 8 हमसे कह रहा है कि भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता के उन्मूलन से संबंधित है। तो आपके ऑप्शन ऑप्शन है अनुच्छेद 17, ऑप्शन बी अनुच्छेद 12, ऑप्शन सी अनुच्छेद 18 या ऑप्शन डी अनुच्छेद 14। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अस्पृश्यता के उन्मूलन से संबंधित जो है ये कौन सा है, तो याद रखिएगा यानी कि अस्पृश्यता का अंत जो है ये किसमें था, आर्टिकल 17 में, यानी कि छुआछूत। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, छुआछूत होता है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके अलावा अगर हम बात करें कि गाइस आपको ध्यान रखना है कि अनुच्छेद 12 यानी कि आर्टिकल 12 जो है ये किससे संबंधित है, तो आर्टिकल 12 में जो है राज्य की परिभाषा है, ये आपको ध्यान रखना है। आर्टिकल 12 की अगर हम बात करें तो आर्टिकल 12 में जो है ये क्या है गाइस, तो आपको ध्यान रखना है आर्टिकल 12 में जो है ये आपकी जो है राज्य की परिभाषा जो है ये किसमें है, तो अनुच्छेद 12 में है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है,
उसके बाद बात करते हैं गाइस आपका जो है अनुच्छेद 18 जो है ये किससे संबंधित है गाइस, तो आपको ध्यान रखना है उपाधियों का अंत, ठीक है, यानी कि कोई भी उपाधि जो है गाइस याद रखिएगा, उपाधियों का अंत यानी कि कोई भी उपाधि जो है वो अपने नाम के आगे जो है नहीं लगा सकता है। जैसे कि मान के चलिए किसी को पद्म श्री मिला है तो वो अपने नाम के आगे पद्म श्री नहीं लगा सकते हैं, यानी कि उपाधियों का अंत ये जो है इसी आर्टिकल के तहत है। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं अनुच्छेद 14 में जो है ये क्या कहा गया है गाइस, तो आपको ध्यान रखना है अनुच्छेद 14 में जो है कानून के समक्ष समानता का अधिकार जो है आपको ध्यान रखना है। ये जो है आपको याद रखना है अनुच्छेद 14 जो है ये आपको ध्यान रखना है क्या है गाइस, आपको ध्यान रखना है अनुच्छेद 14 में जो है ये आपको ध्यान रखना है, ये कानून कानून के समक्ष जो है ये आपको ध्यान रखना है। अनुच्छेद 14 में जो है क्या रखना है, कानून के समक्ष जो है ये आपको ध्यान रखना है, कानून के समक्ष जो है ये आपको ध्यान रखना है, कानून के समक्ष जो है समानता का अधिकार, ठीक है, आपको ध्यान रखना है कानून के समक्ष जो है ये आपको ध्यान रखना है समानता समानता के अधिकार से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है, तो ये है आपका आर्टिकल 14 है, ये आपको ध्यान रखना है, यानी कि अनुच्छेद 14, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 9 हमसे कह रहा है कि मनुष्य के दांत की सबसे ऊपरी परत को क्या कहते हैं, तो आपको बताना है कि मनुष्य के दांत की सबसे ऊपरी परत को क्या कहते हैं। तो आपके ऑप्शन ए डेंटाइन, ऑप्शन बी इनेमल, ऑप्शन सी पल्प या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो बताइए इसका जो करेक्ट आंसर होगा गाइस वो होगा आपका जो है ऑप्शन जो है आपका जो है इनेमल जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी, ठीक है, याद रखिएगा दांत के सबसे ऊपरी परत को जो है इनेमल कहते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद अगर हम इनेमल से रिलेटेड अगर हम बात करें तो ये आपको ध्यान रखना है कि याद रखिएगा इसी की वजह से जो है ये आपको ध्यान रखना है, ये जो है इनेमल की ही वजह से, यानी कि इसी के वजह से जो है ये क्या होता है guys, याद रखिएगा इसी के वजह से जो है ये आपको ध्यान रखना है दांत चमकीले होते हैं, ठीक है, इसी की वजह से जो है ये आपको ध्यान रखना है, इसी की वजह से जो है ये आपको ध्यान रखना है कि दांत जो है ये आपको ध्यान रखना है, इसी की वजह से दांत जो है ये आपको ध्यान रखना है क्या होता है, तो इसी की वजह से जो है दांत जो है ये आपके चमकीले होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है, इसी की वजह से जो है क्या होते हैं दांत जो है ये आपको ध्यान रखना है चमकीले होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। उसके अलावा अगर हम बात करेंगे तो ये आपको ध्यान रखना है जो है आपको याद रखना है इनेमल का, तो याद रखिएगा इनेमल जो है ये आपको ध्यान रखना है कि इसमें जो है कैल्शियम और फास्फेट से जो है ये आपको ध्यान रखना है, ये परत जो है ये आपको ध्यान रखना है, ये आपको ध्यान रखना है कि ये परत जो है ये किससे बनी होती है, तो याद रखिएगा इनेमल, यानी कि ये परत जो है याद रखिएगा ये परत जो है ये आपकी कैल्शियम से बनी होती है, आपको ध्यान रखना है। ये परत जो है ये आपके किससे बनी हुई है, तो ये आपको ध्यान रखना है कैल्शियम से बनी होती है, और याद रखिएगा ये परत जो है कैल्शियम और किससे बनी होती है, तो याद रखिएगा इनेमल यानी दांत का जो सबसे ऊपरी परत है ये कैल्शियम और याद रखिएगा फॉस्फेट से बनी होती है, ये आपको ध्यान रखना है, ये किससे बनी होती है कैल्शियम, और याद रखिएगा ये किससे बनी होती है कैल्शियम और फास्फेट से जो है ये आपको ध्यान रखना है, फास्फेट से जो है बनी होती है, आपको ध्यान रखना है, ये जो है आपको ध्यान रखना है, ठीक है, कैल्शियम और फास्फेट से जो है बनी होती है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है, बनी होती है। और याद रखिएगा ये जो है ये सबसे कठोर भाग होता है, ये आपको ध्यान रखना है। ये जो है दांत का सबसे ऊपरी परत जो आपका इनेमल जो है याद रखिएगा, ये जो है ये आपको लिख लेना है, ये जो है आपको ध्यान रखना है सबसे कठोर परत है, ये आपको ध्यान रखना है, ये जो है आपको याद रखना है सबसे कठोर होता है, ये आपको ध्यान रखना है, ये जो है सबसे कठोर होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद आपको जो है एक पॉइंट और याद रखना है, जो आपका जो है डेंटाइन जो है गाइस याद रखिएगा, डेंटाइन जो है ये आपका क्या होता है गाइस, तो याद रखिएगा डेंटाइन जो है ये आपका जो है निचली परत होता है, ठीक है, आपको ध्यान रखना है ये ऊपरी परत होता है, और याद रखिएगा ये जो है ये आपको ध्यान रखना है दांत की जो है ये आपको ध्यान रखना है डेंटाइन जो है ये आपको ध्यान रखना है ये कैसी परत होती है, तो याद रखिएगा डेंटाइन जो है दांत की जो है याद रखिएगा डेंटाइन जो है दांत की निचली परत होती है, ये आपको ध्यान रखना है डेंटाइन जो है दांत की निचली परत होती है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है, कैसी परत होती है निचली परत होती है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है जितना भी पॉइंट लिखा है ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 10 हमसे कह रहा है कि भारत कितने प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित है, तो आपको बताना है भारत जो है ये कितने प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित है, तो आपके ऑप्शन है 6, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 3 या ऑप्शन डी 7। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। 4 प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित है, ये आपको ध्यान रखना। और अगर हम बात करें कि 4 प्राकृतिक जो है ये आपको ध्यान रखना प्रदेशों में विभाजित कौन कौन सा है, तो सबसे पहले याद रखना है कि
उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र, ठीक है। पहला जो है ये आपको क्या याद रखना है, तो ये पहला जो है ये आपको ध्यान रखना है, उत्तर का जो है आपको ध्यान रखना है। पहला जो है ये आपको क्या याद रखना है, तो याद रखिएगा, पहला जो है ये आपको ध्यान रखना है, उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र जो है ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। पहला जो है आपको क्या याद रखना है, उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र। उसके बाद जो है दूसरा जो है ये आपको कौन सा है, दूसरा जो है आपका विशाल मैदान हो गया, यानी कि दूसरा जो है ये आपका क्या हो गया, तो याद रखिएगा दूसरा जो है आपका विशाल मैदान हो गया, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद जो है अगर हम तीसरे की बात करें, तीसरा जो है ये आपका क्या हो गया, तो तीसरा जो है ये आपका प्रायद्वीपीय पठार हो गया, ये आपको ध्यान रखना है। तीसरा जो है ये आपका क्या हो गया गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है, तीसरा जो है ये आपका प्रायद्वीपीय पठार हो गया, ये आपको ध्यान रखना। और जो है आपका चौथा जो है ये क्या हो गया गाइस, तो याद रखिएगा चौथा जो है ये आपका तट और द्वीप हो गया, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। चौथा जो है ये आपका क्या हो गया, तो तट एवं द्वीप जो है ये आपको ध्यान रखना है, तट एवं द्वीप जो है ये आपको ध्यान रखना है। तो 4 प्रादेशिक में विभाजित किया गया है भारत की प्राकृतिक को, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि जिस वस्तु का डैश होता है उसका जड़त्व भी अधिक होता है, यानी कि जिस वस्तु का अधिक डैश होता है उसका जड़त्व भी अधिक होता है। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए त्वरण, ऑप्शन बी द्रव्यमान, ऑप्शन सी आयतन या ऑप्शन डी वेग। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, द्रव्यमान, ठीक है। यानी कि याद रखिएगा जिस वस्तु का अधिक जो है ये द्रव्यमान होगा, ये आपको ध्यान रखना है, जिस वस्तु का अधिक द्रव्यमान होगा उसका जड़त्व भी जो है अधिक होगा। जैसे कि अगर हम एग्जाम्पल में हम अगर जैसे में अगर हम बात करते गए तो ये आपको ध्यान रखना है, जैसे कि अगर बात करें आपको ध्यान रखना है, जैसे कि चट्टान का जो है याद रखिएगा, ये आपको ध्यान रखना है, एक चट्टान का जो है याद रखिएगा, एक चट्टान का जो है ये आपको ध्यान रखना है, एक चट्टान का द्रव्यमान जो है अधिक होगा, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। एक चट्टान का जो है ये आपको ध्यान रखना है, एक चट्टान का जो है द्रव्यमान जो है ये आपको ध्यान रखना है, एक चट्टान का जो है द्रव्यमान जो है ये अधिक होता है, ठीक है, आपको ध्यान रखना है, एक चट्टान का द्रव्यमान जो है अधिक होता है, ये आपको ध्यान रखना। और याद रखिएगा एक चट्टान का द्रव्यमान अधिक होता है एक जो है पत्थर से, ठीक है, आपको ध्यान रखना है, एक किससे होता है, एक पत्थर से एक चट्टान का द्रव्यमान अधिक होता है, एक चट्टान का द्रव्यमान अधिक होता है एक पत्थर से। ये जो है आप इस तरीके से समझ सकते हैं। तो ये आप हमेशा याद रखिएगा कि जिस भी वस्तु का द्रव्यमान जो है अधिक होगा उसका जड़त्व भी अधिक होगा, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 12 हमसे कह रहा है कि लार में पाए जाने वाला वो कौन सा एंजाइम है जो भोजन में स्टार्च यानी कि मंड को जो है माल्टोज में परिवर्तन करता है। तो भोजन में स्थित जो स्टार्च होता है उसको माल्टोज में परिवर्तित कौन करता है, तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन है ट्रिप्सिन एंजाइम, ऑप्शन बी लाइपेज एंजाइम, ऑप्शन सी टाइलिन एंजाइम या ऑप्शन डी लाइसोसो एंजाइम। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, टाइलिन एंजाइम जो है याद रखिएगा भोजन में स्थित जो स्टार्च होता है इसको किस में बदलता है, माल्टोज में बदलता है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद अगर हम बात करें तो एक प्रश्न जो है आपको और याद रखना है जो कि बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो याद रखिएगा जो आपको जो पूछा जाता है कि लार में उपस्थित वो कौन सा एंजाइम है जो बैक्टीरिया को मारने का काम करता है, ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो अगर हम बात करते हैं कि लाइसोसोम एंजाइम जो है ये क्या करता है, तो ये आपको ध्यान रखना है, लाइसोसोम एंजाइम जो है ये क्या करता है guys? तो ये आपको ध्यान रखना है, लाइसोसोम एंजाइम जो है ये क्या करता है guys? तो ये आपको ध्यान रखना है, लाइसोसोम एंजाइम जो है ये आपको ध्यान रखना है, ये बैक्टीरिया को, ठीक है, आपको ध्यान रखना है, लाइसोसोम एंजाइम जो है ये क्या करता है guys? तो ये आपको ध्यान रखना है, लाइसोसोम एंजाइम जो है ये बैक्टीरिया को मारने में मदद करता है। तो पूछा जाता है कि कौन सा एंजाइम जो है ये बैक्टीरिया को मारने में मदद करता है, तो याद रखिएगा लाइसोसोम एंजाइम जो है ये बैक्टीरिया को मारने में जो है याद रखिएगा बैक्टीरिया को मारने में जो है ये क्या करता है, बैक्टीरिया को मारने में जो है ये आपको ध्यान रखना मदद करता है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना क्या करता है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है बैक्टीरिया को मारने में जो है ये आपको ध्यान रखना है क्या करता है, मदद करता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 13 है इस क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि तारकुंडे समिति तथा गोस्वामी समिति का संबंध है। तो आपको बताना है कि तारकुंडे समिति और गोस्वामी समिति का संबंध जो है ये किससे है, तो आपके ऑप्शन है राज्य द्वारा निर्वाचन के लिए वित्तीय सहायता, ऑप्शन बी चुनाव व्यवस्था में आमूल सुधार के लिए, या ऑप्शन सी चुनाव में आपराधिक तत्वों की वृद्धि पर प्रतिबंध, या ऑप्शन डी चुनाव में काला धन बढ़ते प्रभाव पर रोक। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, चुनाव व्यवस्था में
आमूल्य सुधार के लिए जो है तारकुंडे समिति और गोस्वामी समिति का जो है संबंध है। सबसे पहले अगर हम बात करेंगे गाइस, तो यहाँ पे जो है हम बात करेंगे तारकुंडे समिति से रिलेटेड बात करेंगे। तो याद रखिएगा तारकुंडे समिति का जो है अगर हम बात करते हैं कि इसका जो है गठन कब किया गया था गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो इसका गठन जो है ये तारकुंडे समिति का किया गया था 1974 से 75 के बीच में, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। इसका जो गठन है ये कब किया गया था 1974 से लेकर जो है याद रखिएगा 1975 में जो है आपको ध्यान रखना है। 1974 से जो है याद रखिएगा 1974 से 1975 के बीच में जो है इसका गठन किया गया था तारकुंडे समिति का, ठीक, 1974 से 1975 के बीच। अगर हम बात करते हैं कि इसने जो है अपनी रिपोर्ट जो है इधर देखिएगा, इसने अपनी रिपोर्ट जो है ये कब प्रस्तुत की थी ये भी आपको ध्यान रखना है। तो याद रखिएगा 1900 जो है याद रखिएगा 1975 में जो है याद रखिएगा 1975 में जो है आपको ध्यान रखना है इसने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी, आपको ध्यान रखना है। इसने जो अपनी रिपोर्ट है ये कब प्रस्तुत की थी 1975 में जो है आपको ध्यान रखना है रिपोर्ट यहाँ पे प्रस्तुत लिख लीजिएगा, ठीक है। रिपोर्ट जो है इन्होंने प्रस्तुत कब की थी 1975 में, ये आपको ध्यान रखना है। अब आ जाते हैं गाइस ये आपको ध्यान रखना है जो कि अब हम बात करेंगे गोस्वामी समिति से। तो गोस्वामी समिति का अगर हम बात करते हैं कि इसका जो है गठन कब किया गया था ये भी आपको ध्यान रखना है। तो गोस्वामी समिति का जो गठन किया गया था गाइस ये आपको ध्यान रखना है। इसका गठन किया गया था 1990 में, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। इसका गठन कब किया गया था 1990 में किया गया था, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है, चुनाव व्यवस्था में आमूलिक सुधार के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 14 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 14 हमसे कह रहा है कि यकृत के आंतरिक कोशिका को क्या कहा जाता है। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए पेप्टिका कोशिका, ऑप्शन बी इपिथेलियल कोशिका, ऑप्शन सी ऑक्सीनेटिक कोशिका, ऑप्शन बी हिपेटिक कोशिका। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। यकृत के आंतरिक कोशिका को क्या कहा जाता है, तो हिपेटिक कोशिका कहा जाता है। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 15 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि निम्नलिखित में से झेलम नदी का उद्गम स्थल है। तो आपको बताना है कि झेलम नदी का उद्गम स्थल क्या है। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन है बैरीनाथ झील, ऑप्शन बी रोहतांग दर्रा, ऑप्शन सी ब्रह्मगिरी पहाड़ी, ऑप्शन डी छोटा नागपुर। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा बैरीनाथ झील, ठीक है। तो याद रखिएगा जो है सबसे पहले हम झेलम नदी की अगर हम बात करें तो यहाँ से जो है हम एक एक करके जो है झेलम नदी के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले जो है याद रखिएगा इसका उद्गम जो है बैरीनाथ झील, बैरीनाथ झील जो है ये आपका कहाँ है, तो ये भी आप याद रखिएगा। बैरीनाथ झील जो है ये आपका जम्मू कश्मीर में है, ये आपको ध्यान रखना है। बैरीनाथ झील जो है ये आपका कहाँ है, तो ये आपको ध्यान रखना है बैरीनाथ झील जो है ये आपका जम्मू कश्मीर में, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं इसकी जो है झेलम नदी जो है आपको ध्यान रखना है ये जो है ये कहाँ जाके मिलती है। तो यहाँ पे जो हम एक एक करके जो है झेलम नदी से बात करेंगे तो याद रखिएगा इसका जो है मुहाना जो है ये कहाँ होता है, यानी कि ये कहाँ जाके गिरती है गाइस। तो मुहाना की अगर हम बात करें तो याद रखिएगा इसका मुहाना जो है ये कहाँ होता है गाइस। तो याद रखिएगा इसका मुहाना जो है ये चिनाब नदी में होता है, ठीक है। यानी कि ये जो है नदी कहाँ जाके मिलती है गाइस, तो याद रखिएगा चिनाब नदी में मिलती है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उसके अलावा अगर हम बात करें गाइस तो याद रखिएगा यही झेलम नदी के तट पर जो है ये आपको याद रखना है। यहाँ पे जो है पहला ये हो गया, दूसरा जो है आपको ये याद रखना है कि झेलम नदी के तट पर जो है ये आपको ध्यान रखना है, ये आपको ध्यान रखना है, क्या लिखना है झेलम नदी के तट पर जो है कौन सा है, तो ये आपको ध्यान रखना है झेलम नदी के तट पर, ये आपको ध्यान रखना झेलम नदी के तट पर जो है ये क्या है, तो ये आपको ध्यान रखना है झेलम नदी के तट पर जो है ये श्रीनगर स्थित है, ये आपको ध्यान रखना है नदी के तट पर जो है ये क्या स्थित है गैस, तो आपको ध्यान रखना है झेलम नदी के तट पर जो है श्रीनगर स्थित है, ये आपको ध्यान रखना है झेलम नदी के तट पर जो है ये क्या स्थित है, तो श्रीनगर स्थित है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद बात करते हैं गाइस कि जो झेलम नदी की जो है गाइस देखिएगा झेलम की लंबाई की अगर हम बात करें कि झेलम की लंबाई जो है ये कितनी है गाइस, से आपको ध्यान रखना है झेलम नदी की जो है झेलम नदी की जो है गाइस देखिएगा अगर हम बात करते हैं कि झेलम नदी की जो है ये लंबाई कितनी है गाइस, से आपको ध्यान रखना है झेलम नदी की जो लंबाई है गाइस आपको ध्यान रखना है कितनी है। तो झेलम नदी की लंबाई जो है गाइस देखिएगा 725 किलोमीटर, ये आपको ध्यान रखना है। झेलम नदी की लंबाई जो है ये कितनी है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है 725 किलोमीटर
झेलम नदी की लंबाई है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब आ जाता है गाइस छोटा नागपुर पठार से जो है किस नदी का उद्गम है, तो ये आपको ध्यान रखना है दामोदर नदी का उद्गम, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। ये आपको क्या रखना है गाइस, ये आपको ध्यान रखना है दामोदर दामोदर नदी का उद्गम जो है ये कहाँ से है गाइस, ये आपको ध्यान रखना है। अगर हम बात करें दामोदर नदी का उद्गम जो है आपको ध्यान रखना है, दामोदर नदी का उद्गम जो है ये कहाँ से गए इससे आपको ध्यान रखना है, ये आपके छोटा नागपुर पठार से। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं बरमगिरी पहाड़ी से, तो याद रखिएगा कावेरी नदी का उद्गम जो है ये कहाँ से गए, तो ये आपको ध्यान रखना है। बरमगिरी पहाड़ी से जो है ये आपको ध्यान रखना है कावेरी नदी का, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। कावेरी नदी का जो है उद्गम कहाँ से गए, इससे आपको ध्यान रखना है। कावेरी नदी का उद्गम स्थल है, ये आपको ध्यान रखना है। कावेरी नदी का उद्गम है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये जो है आपके दामोदर नदी का उद्गम है और ये आपके कावेरी नदी का उद्गम है। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं गाइस आपका जो है रोहतांग दर्रा, रोहतांग दर्रा जो है ये आपको ध्यान रखना है। तो रोहतांग दर्रा जो है आपको ध्यान रखना है, ये जो है ये व्यास नदी का उद्गम कहाँ से है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ये जो है आपको ध्यान रखना है, रोहतांग दर्रा जो है आपको याद रखना है। ये जो है यहाँ क्या है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है व्यास नदी का उद्गम, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। रोहतांग दर्रा जो है ये आपको ध्यान रखना है। व्यास नदी का उद्गम जो है ये कहाँ से होता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। व्यास नदी का उद्गम जो है ये आपको ध्यान रखना है। व्यास नदी का उद्गम जो है रोहतांग दर्रा से होता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये जो है कहाँ से होता है, रोहतांग दर्रा से। अब अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है रोहतांग दर्रा जो है ये आपका कहाँ है, तो ये आपको ध्यान रखना है रोहतांग दर्रा जो है ये आपका जो है कहाँ है, तो याद रखिएगा ये आपका हिमाचल प्रदेश में, ये आपको ध्यान रखना है। रोहतांग दर्रा जो है ये आपका कहाँ है गाइस, ये आपको ध्यान रखना है। रोहतांग दर्रा जो है ये आपका हिमाचल प्रदेश है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके अलावा अगर हम बात करें तो बरमगिरी की पहाड़ी जो है ये कहाँ है, बहुत बार पूछा जाता है कि बरमगिरी की पहाड़ी जो है ये कहाँ है गाइस, तो याद रखिएगा बरमगिरी की पहाड़ी जो है ये आपका कर्नाटक में ही, आपको ध्यान रखना है। बरमगिरी की पहाड़ी कहाँ गई, तो याद रखिएगा कर्नाटक में। उसके बाद बात करते हैं छोटा नागपुर का पठार, छोटा नागपुर का पठार जो है ये कहाँ गए, तो आपको ध्यान रखना है। छोटा नागपुर का पठार जो है ये आपके झारखंड में है, ये आपको ध्यान रखना है, ये कहाँ है, झारखंड में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 16 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 16 हमसे कह रहा है कि ऋग वैदिक काल की नदी सदा नीरा का आधुनिक नाम है, तो आपको बताना है कि आधुनिक नाम क्या है। तो आपके ऑप्शन है झेलम, ऑप्शन बी व्यास, ऑप्शन सी चेनाब या ऑप्शन डी गंडक। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ऋग वैदिक काल की जो नदी थी सदा नीरा, उसका अभी आधुनिक नाम क्या है, तो गंडक है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं झेलम की, तो याद रखिएगा जो अभी झेलम की नदी है उसका ऋग वैदिक काल में जो है ये क्या नाम था, तो वित्सता, ठीक है। ऋग वैदिक काल की जो वित्सता नदी है उसका जो है आधुनिक नाम क्या है, तो ये आपको ध्यान रखना है वित्सता, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। इसका जो है क्या नाम है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। जो याद रखिएगा झेलम नदी है इनका ऋग वैदिक काल में जो है ये क्या था गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। इसका जो है वित्सता था, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं गाइस व्यास की, तो याद रखिएगा व्यास का जो है ऋग वैदिक काल में क्या नाम था, विपाशा था, ये आपको ध्यान रखना है। फिर जो है क्या नाम था गाइस, याद रखिएगा विपाशा था। उसके अलावा अगर हम बात करें विपाशा था, ये आपको ध्यान रखना है। उसके अलावा अगर हम बात करें चेनाब नदी का, चेनाब नदी का जो है ये क्या नाम था गाइस, तो याद रखिएगा चेनाब नदी का जो था ये अस्किनी था, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। ये बहुत बार तो परीक्षा में पूछा गया है, आपको ध्यान रखना है कि ऋग वैदिक काल की जो है अस्किनी नदी जो है इनका आधुनिक नाम क्या है, तो याद रखिएगा चेनाब है। और गंडक का जो है आप सभी को पता ही है गंडक का जो है ये क्या है, तो याद रखिएगा गंडक का जो है ये आपका सदा नीरा है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 17 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि इनमें से कौन सी नदी भारत की पश्चिम की तरफ बहने वाली नदी है, तो आपके ऑप्शन है कावेरी नदी, ऑप्शन बी महानदी, ऑप्शन सी कृष्णा नदी या ऑप्शन डी माही नदी। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। माही नदी जो है याद रखिएगा पश्चिम की तरफ बहने वाली है, तो ऑप्शन डी जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर हम बात करते हैं कि हमारा जो है पश्चिम की तरफ जो है, अगर हम बात करें गाइस की पश्चिम की तरफ जो है बहने वाली जो है, याद रखिएगा पश्चिम की तरफ बहने वाली नदी जो है ये कौन कौन सी है, तो याद रखिएगा पश्चिम की तरफ जो बहने वाली नदी है, तो सबसे पहले आपको याद रखना है आपका जो है नर्मदा नदी। नर्मदा नदी जो है याद रखिएगा ये पश्चिम की तरफ बहती है, आपको ध्यान रखना है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि पश्चिम की तरफ बहने वाली नदी जो है ये आपकी नर्मदा नदी हो गई। इसके अलावा अगर हम बात करें तो गाइस आपकी कौन सी नदी हो गई, तो ये आपको ध्यान रखना है आपकी जो है लूनी नदी हो गई, आपको ध्यान रखना है। ये जो है कौन सी नदी हो गई, लूनी नदी हो गई, ये आपको ध्यान रखना है। उसके अलावा अगर हम बात करें तो और कौन सी नदी हो गई गाइस, तो याद रखिएगा आपका जो है माही नदी, माही नदी हो गई, आपको ध्यान रखना है माही नदी हो गई। उसके अलावा अगर हम बात करें तो ताप्ती नदी हो गई,
माही नदी हो गई, उसके अलावा अगर हम बात करते गए तो ताप्ती नदी, ये सब आपकी पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है जो कि अरब सागर में जाके मिलती है, ठीक है। ये जो है आपको याद रखना, और दूसरा जो है आपको याद रखना, एक और जो है आपको याद रखना क्या है, साबरमती नदी, ठीक है। आपको ध्यान रखना है, एक और जो है आपको क्या याद रखना है, साबरमती नदी जो है याद रखिएगा, ये भी आपके पश्चिम की तरफ बहने वाली नदी है। और बाकी जो है ये आपका जो नदी था कृष्णा कावेरी, और जो है ये आपकी किस साइड बहती है, तो ये आपको ध्यान रखना है, ये जो है आपके पूर्व की ओर बहने वाली नदी है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 18 है। इस क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि कौन सा लौह इस्पात संयंत्र लौह अयस्क और कोयला क्षेत्र पर न होकर दोनों के लगभग मध्य में स्थित है, ठीक है। तो आपको बताना है कि कौन सा लोहा इस्पात संयंत्र है जो लौह अयस्क और कोयला क्षेत्र पर न होकर, यानी कि दोनों के मध्य जो है लगभग जो है मध्य में है। तो आपके ऑप्शन ऑप्शन ए जमशेदपुर, ऑप्शन बी भद्रावती, ऑप्शन सी दुर्गावती, ऑप्शन डी बोकारो। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा जो है आपका जमशेदपुर है, ये आपको ध्यान रखना है, जमशेदपुर इस्पात संयंत्र, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं इसकी जो है स्थापना कब हुई थी, तो ये जो है आप ध्यान रखिएगा। अगर हम बात करते हैं कि जमशेदपुर की जो है गाइस देखिएगा, इसकी जो है अगर हम बात करते हैं कि स्थापना कब हुई थी गाइस, तो आपको ध्यान रखना है, जमशेदपुर इस्पात संयंत्र की जो है गाइस देखिएगा, इसकी अगर हम बात करें, जमशेदपुर इस्पात संयंत्र की जो है गाइस देखिएगा, इसकी जो है हम स्थापना की अगर हम बात करें गाइस, तो आपको ध्यान रखना है, इसकी स्थापना जो है 1907 में हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है। इसकी स्थापना जो है ये कब हुआ था, 1907 में हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है। और अगर हम बात करें कि इसकी स्थापना जो है ये किसने की थी, तो याद रखिएगा 1907 में जो है याद रखिएगा 1907 में जो है ये किसके द्वारा किया गया था, तो याद रखिएगा 1907 में जो है याद रखिएगा जमशेदजी टाटा, ठीक है। आपको ध्यान रखना 1907 में जो याद रखिएगा जमशेदजी टाटा, ये आपको ध्यान रखना है, जमशेद सी टाटा के द्वारा जो है ये आपको ध्यान रखना है, टाटा के द्वारा जो है ये आपको ध्यान रखना है, इसकी स्थापना हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उसके अलावा अगर हम बात करेगा तो ये आपको ध्यान रखना है, ये जो है ये आपका कहाँ स्थित है, तो ये आपको ध्यान रखना है। उसका जो दूसरा पॉइंट है कि अगर हम बात करें तो ये आपको ध्यान रखना है, ये जो है आपका झारखंड राज्य में स्थित है, ठीक है। आपको ध्यान रखना है ये कहाँ स्थित है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है, ये जो है आपके झारखंड में स्थित है, ये आपको ध्यान रखना है। ये कहाँ स्थित है गाइस, तो याद रखिएगा ये जो है आपका जो है झारखंड में स्थित है, ये भी आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसकी स्थापना कब हुई थी याद रखिएगा, और किस राज्य में है, तो झारखंड में स्थित है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 19 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि इनमें से कौन सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है। तो आपको बताना है कि सबसे पूर्व जैन ग्रंथ कौन कहलाता है। तो आपके ऑप्शन ऑप्शन ए 14 उपपूर्व, ऑप्शन बी 12 उपांग, ऑप्शन सी 14 पूर्व, या ऑप्शन डी 12 अंग। तो यहाँ पे जो है 14 उपपूर्व है और यहाँ पे 14 पूर्व है, ठीक है। तो इस दोनों में लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, तो याद रखिएगा इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, कंफ्यूज नहीं होना है guys, याद रखिएगा ये जो है 14 पूर्व होगा, यानी कि ऑप्शन जो है सी हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 20 है। इस क्वेश्चन नंबर 20 हमसे कह रहा है कि भारत में निम्नलिखित नगरों में से किसे गुलाबी नगरी कहते हैं। तो आपको बताना है कि गुलाबी नगरी जो है ये किसे कहते हैं। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए मैसूर को, ऑप्शन बी जयपुर को, ऑप्शन सी चंडीगढ़ को, या ऑप्शन डी श्रीनगर को। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन जो है ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जयपुर को जो है गुलाबी नगरी कहते हैं, तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो गाइज आपका जो रेलवे ग्रुप डी का प्रीवियस ईयर सेट आपका जो 4 था ये यही कंप्लीट होता है। यहाँ से रिलेटेड आपको कोई भी कंफ्यूजन है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं उसका जरूर रिप्लाई करूंगी। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, प्लीज प्लीज ये वीडियो आपके लिए थोड़ा सा भी हेल्पफुल है तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइज, धन्यवाद।